वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 14 चल रहा था और उस चैप्टर में हमने आर्थिक नियोजन पढ़ रही थी, राष्ट्रीय आय पढ़ रही थी। तो हम भारत में नियोजन की बात करते हैं, यानी भारत की प्लानिंग्स की बात करते हैं कि भारत क्या क्या प्लान कर रहा है, किस किस क्षेत्र में प्लान कर रहा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे और आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो भारत में नियोजन पढ़ रहे थे, तो उसके आगे है कि नियोजन संस्थानों का उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग एक राष्ट्र अनेक क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। जैसे परिवार नियोजन, यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो परिवार को कंट्रोल करना, यानी हमारे दो की बात करते हैं। वित्तीय नियोजन की बात करते हैं कि हमें कम निवेश पर अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो उसकी बात करेंगे। जब नियोजन की तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या वांछित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है तो वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी किसी आर्थिक क्षेत्र में, यानी कमाई के क्षेत्र में अगर उसको काम में लिया जाता है तो वो आर्थिक नियोजन है। ठीक है, और परिवार से संबंधित किया जाता है तो परिवार नियोजन है। शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो शिक्षा नियोजन है। समझ में आया? तो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की तकनीक सर्वप्रथम सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई थी। ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक नियोजन की तकनीक सर्वप्रथम सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई। सोवियत संघ ने 1928 में केंद्रीय नियोजन की घोषणा की थी तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया। किसके माध्यम से? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपनाया। ये देखिए, सोवियत संघ ने 1928 में केंद्रीय नियोजन की घोषणा की थी और 5 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया। इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक क्रांति सिद्ध हुई। कैसे? समझिए। पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 साल। 5 साल तक के लिए निर्धारित की गई योजना है, यानी टारगेट बनाते हैं कि हमें 5 साल में ये काम पूरा करना है। तो इस जो 5 साल में योजना की बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं पंचवर्षीय। और 3 साल में बनाई जाती है तो त्रिवर्षीय योजना, 2 वर्ष में बनाई जाती है तो द्विवर्षीय योजना, 10 वर्ष में बना रहे हैं तो 10 वर्षीय योजना। समझ में आ गया इस तरह से आपको? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन के मॉडल को अपनाने वाले राष्ट्र की सूची में शामिल हो गया। कौन? हमारा भारत। ठीक है, आर्थिक नियोजन के विचार ने भारतीय विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों को अत्यधिक प्रभावित किया। 1930 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक के दशक में भारत के विभिन्न विद्वानों ने नियोजन हेतु अनेक प्रस्ताव रखे तथा इसके द्वारा विकास का मार्ग अपनाने का समर्थन किया। भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में प्रथम प्रयास 1934 में सर M.S. विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया। ये अंडरलाइन कर लो कि पहली बार भारतीय नियोजन के इतिहास में प्रथम प्रयास जो किया गया नियोजन के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए, वो किसने किया था? सर विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था। और उनकी पहली पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। में भारत के नियोजित जितने भी कार्यक्रम चलाए गए उनकी बात की गई। उसमें प्रस्तुत किया गया कि हमको ये कार्यक्रम चलाना और इससे क्या होगा? भारत का विकास होगा। कैसा विकास होगा? आर्थिक विकास होगा। यानी अधिक से अधिक अगर इस प्लान को अपनाएंगे तो हमारे भारत की आर्थिक कमाई या आर्थिक जो विकास है बहुत बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी व्यापार में, इन सब में। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आंकलन कर उन्हें बढ़ाना तथा संसाधनों को प्रभावी एवं संतुलन उपयोग के लिए योजना बनाना था। योजनाओं से विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधन आवंटन का प्रस्ताव रखना भी योजना आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। योजना आयोग एक संविधानेतर तथा सलाहकारी संस्था थी। यानी योजना आयोग जो था, जिसको वर्तमान में नीति आयोग भी कहते हैं हम लोग, तो ये योजना आयोग था। इसमें क्या किया गया? इसको संविधान के अंदर संविधान की एक संस्था के रूप में रखा गया
और इसमें इसको कैसा बताया गया, सलाहकारी, यानी ये सलाह देने का काम करती थी कि आप ऐसे काम कीजिएगा तो हमें ऐसे ऐसे हमको लाभ मिलेगा, हमें हमारे देश की ऐसे तरक्की होगी, ऐसे ऐसे मतलब यानी ये सरकार को क्या दिया करते थे, अपने विचार दिया करते थे या अपनी सलाह दिया करते थे। और सलाह को मानना न मानना सरकार के हाथ में था। ठीक है। अगस्त 1952 में भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कर दी। तो ये बहुत बड़ी बात थी, अंडरलाइन कर लो इस बात को कि अगस्त 1952 में भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा विकास परिषद की स्थापना कर दी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कर दी। और उसमें कर दिया कि अब हम जो भी कार्यक्रम बनाएंगे वो इस संस्था के मतलब इस परिषद के अंदर बनाएंगे और अधिक से अधिक जो देश को फ़ायदे हो सके ऐसे प्लान्स हम तैयार करेंगे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में शामिल करना। ये भी अंडरलाइन करो कि इसकी स्थापना का एक ही उद्देश्य था, यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लेना, भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में शामिल करना तथा नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना। यानी जो भी प्रोग्राम तैयार हो जाता है, पहले तो प्लान बनाना, प्लान को फिर क्या करना, उसको पास करवाना, फिर पास हो जाता है और प्लान पूरा तैयार सक्सेसफुल हो जाता है तो उन नियोजन को कार्य को प्रक्रिया में लाने के लिए यानी लोगों पर लागू करने के लिए या देश में लागू करने के लिए क्या करते हैं, उसको राज्यों में वितरित यानी विकेंद्रित कर देते हैं। यानी सभी राज्यों में फिर उनको बात देते हैं कि हम इन्हें केंद्र सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया। और सब जैसे उदाहरण देती हूँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी देश में जब कार्यक्रम के लिए ये प्लान चलाया गया कि जनसंख्या को कम करना है तो हम दो हमारे दो, तो ऐसे करके कार्यक्रम चलाया गया। या बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ, ये कार्यक्रम चलाया गया। तो केंद्र सरकार से लागू हुए और सभी राज्यों में इसको कह दिया गया कि अब इस कानून को मानना यानी इस योजना को मानना पड़ेगा और इसके तहत हमको ये लक्ष्य है। यानी परिवार में 2 ही बच्चे होने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। या लड़कियों को हमें क्या करना है, भ्रूण हत्या को रोकना है, चाहे कैसे भी कुछ भी करना पड़े हमको, चाहे कोई से भी कानून को लागू करना पड़े। समझ में आ गया। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और उनको लागू करते हैं और राज्यों में क्या करते हैं, उसको विकेंद्रित करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करती है तथा समय समय पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। यानी समय समय पर रिपोर्ट देती रहती है कि हमने इस कार्यक्रम में इतने मतलब यहाँ तक हम आ चुके हैं, इतनी प्रोग्रेस कर ली है हमने। और पूरी रिपोर्ट टाइम टू टाइम किसको देते रहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को देते रहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अथवा उप राज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। यह भी एक संविधानेतर तथा सलाहकारी संस्थाएं योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के व्यापक मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय परिषद जो है ये योजना आयोग के तहत एक कार्य करती है। उसकी सारी रिपोर्ट्स कहाँ दी जाती है, योजना आयोग को दी जाती है। अब भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, यानी भारत में आर्थिक नियोजन के प्लान्स मतलब भारतीय आर्थिक नियोजन को क्यों लागू किया जा रहा है या क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखो, भारत में नियोजन के देश के स्थान रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया गया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के भविष्य के संबंध में देखे गए सपनों को साकार करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया गया। सार रूप में भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य। अब हम बताएंगे कि भारत में नियोजन यानी आर्थिक नियोजन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी देश में अधिक से अधिक यानी कम लागत पे अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना या देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है। तो सबसे पहला आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। गरीबी की समस्या को दूर करना, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था जैसे अमेरिका है वहाँ पे बहुत कम लोग गरीब है, बहुत कम अपने यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ऐसे तो वहाँ पे गरीब हैं। तो यानी सबसे पहले गरीबी हटाना है, क्योंकि जब तक गरीबी रहेगी तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना बहुत आवश्यक है। मैंने आपको प्रति व्यक्ति आय पढ़ाया था, जितनी अच्छी प्रति व्यक्ति आय होगी उतनी ही अच्छी देश की क्या होगी, उत्पादन या अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है। अब आय की असमानताओं को कम करना। आय की असमानताओं को कम कैसे करना, यानी गरीबी और अमीरी के फ़र्क को हटाना। ठीक है। तो गरीबी तथा आय की असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय की स्थापना करना। उपलब्ध मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना,
यानी अपने पास जो जो साधन उपलब्ध है, मानवीय पूंजी जैसे मजदूर है या मतलब इंजीनियर है, जो भी हैं, तो मानवीय पूंजी है तो उसका कुशलता उपयोग करना है तथा रोजगार के अवसर उनको क्या करना है, प्रदान करने हैं। ऐसा नहीं है कि अपने जानकार को लगा लिया, नहीं, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो काम में कुशल है, उसी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि वही देश में क्या करेगा, अच्छा काम करेगा और वो अपने देश को आगे बढ़ाएगा। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लेकिन मुख्यतः खाद्यान्न एवं औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करना, यानी हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है ना, स्वावलंबन बनना है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ सामान आज भी कच्चा माल, अधिकतर कच्चा माल जो होता है हमारा, वो हमें कहाँ से मंगाना पड़ता है, विदेशों से, और विदेशों को उसके बदले हमें क्या देनी पड़ती है, पूंजी देनी पड़ती है, और उनका माल क्या होता है, महंगा होता है, तो हमको उनको, अब ऑब्वियसली बात है, जो रेट लेंगे हम तो वही देना पड़ेगा ना हमको। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, खाद्यान्न में और औद्योगिक जो कच्चे माल होते हैं उसमें हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, यानी आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनना है, यानी हमें अपने देश में ही उसकी क्या करनी है, उत्पादन करना है, उसी अपने देश में ही उन चीज़ों का उत्पादन करना है, ताकि हमारा जो पैसा विदेशों में जा रहा है वो ना जाए और हमारा देश तरक्की करे। समझ में आ गया। परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो पुराने तरीके अपना रही थी, चाहे कृषि में देख लो, चाहे परिवहन में देख लो, या किसी भी तरीके में देख लो, तो अब ये कह रहे हैं आधुनिकीकरण। अब आधुनिकीकरण आ भी गया है। देखो पहले हमारे यहाँ पे रेलगाड़ियाँ कैसी थी, हमारी कोयले की रेलगाड़ियाँ थी, फिर डीजल में परिवर्तित हुई, अब किस में परिवर्तित, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में परिवर्तन होती जा रही हैं, ठीक है। पहले हमारे एरोप्लेन्स नहीं थे, अब एरोप्लेन्स हो गए, यानी अब यह है कि जल्दी जल्दी सामान को पहुँचाया जा सकता है। ऐसे ही हमारे क्या है, स्वास्थ्य विभाग में देख लो या शिक्षा विभाग में देख लो, पहले पुरानी टेक्निक से हमको सारे काम किए जा रहे थे, अब सारी चीज़ों में क्या आती जा रही है, आधुनिकता आ रही है, यानी कि मॉडर्न हो रहे हैं हम लोग। अब मॉडर्न हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ये तो मैं अभी आपको बताई थी कि देश में अगर तरक्की करनी है तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी बताई थी। किसने, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने। सबसे पहले ज्ञान, दूसरा क्या बताया था उसने, स्वास्थ्य, और तीसरा बताया था जीवन का स्तर, कि जीवन का स्तर। तो ये तीनों, जब तक ये तीनों अगर अच्छी हैं तो देश कभी भी पीछे नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो शिक्षा पे जोर देना है, यानी हर व्यक्ति को क्या करना है, जैसे RT लागू कर रखा है कि 14 साल तक के बच्चे को, देश के 14 साल तक के सभी बच्चों को पढ़ना क्या होगा, कंपलसरी, ठीक है। तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना, यानी देश की अगर स्वास्थ्य अच्छी, देश के लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों अच्छी होगी तो हमारे देश में क्या होगा, सामाजिक लोगों की मतलब हमारे देश की सामाजिक स्थिति कैसी होगी, उसमें सुधार आएगा, ठीक है। और सामाजिक कल्याण की बातें भी की जाएंगी। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन हो जाता है। आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आज हमने 100 रुपये कमा लिया, कल हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया, यानी फ्रैक्चुअलिटी नहीं आनी चाहिए, यानी उतार चढ़ाव नहीं आनी चाहिए। एक होना चाहिए, मान लीजिए 10 रुपये कल कमाया था तो आज भी कोई बात नहीं, आज 10 नहीं कमा रहा तो 5 तो कमानी है, तो एवरेज हमारी क्या हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि 10 कमा लिए, 5 आज 1 रुपये भी नहीं कमाया, फिर कल 5, तो ये उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए, एक मतलब एक लेवल होना चाहिए कि इससे ऊपर नहीं जाना और इससे नीचे नहीं जाना है ना। तो ऊपर बढ़ जाओ लेकिन नीचे नहीं जाना है हमको। तो एक आर्थिक स्थिरता होना आवश्यक है, तभी हमारा देश क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, ठीक है। ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार, ऊर्जा करना, ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि करना। अब ऊर्जा उत्पादन तो आप समझते हो, जैसे बिजली वगैरह हो गया, इन सब का उत्पादन करना। सामुदायिक सेवाएं, यानी मिलकर के सभी देशों की जो लोगों का उसमें क्या करना, सेवाओं की भावनाओं को विकसित करना। और ग्रामीण जो देश क्षेत्र है हमारे, यानी ग्रामीण गाँव हैं, जो हमारे गाँव हैं उसमें भी क्या करना है, विकास करना है। ऐसा नहीं शहरों में विकास कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और क्षेत्रीय असमानताओं को भी दूर करना है। अब क्षेत्रीय असमानताओं का मतलब ये है, पता लगा कि जहाँ पर ST SC के लोग रह रहे हैं वहाँ पर तो हम कोई विकास ही नहीं कर रहे हैं, हमारी सोच उनके लिए बहुत गंदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोच सब, हमारे देश के नागरिक चाहे कोई भी हो, चाहे किस भी कैटेगरी के हो, चाहे निम्न कैटेगरी के हो, चाहे उच्च कैटेगरी के हो, उनको सबको समान को देनी चाहिए। और उनके क्षेत्र में सारी, जैसे मान लीजिए आदिवासी जाति है, उनका भी हमको क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। तभी देश तरक्की करेगा ना, नहीं तो आदिवासी क्षेत्र में अगर लोग पीछे रह गए, पता लगा शहरी लोग आगे बढ़ गए, तो कभी देश ऐसे विकास नहीं कर सकता। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी आई, कैसे कैसे लागू हुई, किस तरह से इसमें किसने इसको आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत भारत अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बना चुका है। सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा है कि नियोजित यानी प्लान आर्थिक विकास में, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ
प्लान्स में क्या क्या कर चुके हैं हम लोग कि भारत अब तक इस क्षेत्र में कितनी बार पंचवर्षीय योजना बना चुका है, 12 बार बना चुका है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखे, मूल्य वृद्धि तथा साधनों के क्षय से तीसरी योजना के पश्चात योजना बनाने की क्रिया में आई बाधा के कारण 1966 से लेकर 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। ये अंडरलाइन करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, ये रहा कि जब युद्ध भी हुआ हमारा और सूखे की प्रॉब्लम भी आई, मूल्य वृद्धि भी हुई हमारे यहाँ पर, पाकिस्तान युद्ध हुआ, सूखे की प्रॉब्लम आई, संसाधनों में क्षय हुआ यानी कि कमी आई। तीसरी योजना के पश्चात योजना बनाने की प्रक्रिया में कई बाधाओं के कारण 1966 से 1969 के बीच वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को क्या कहा जाता है, अवकाश कहा जाना है, यानी गैप आ गया इनके बीच में। तत्कालीन जनता सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही 1978 ईस्वी में ही समाप्त करके 1978 से लेकर 1983 के लिए अनवरत योजना तैयार की, यानी इसको समाप्त कर दिया। और अगली योजना कब बनाई, 1978 से लेकर 1983 के बीच। 1980 में कांग्रेस ने अनवरत योजना को समाप्त करके 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। ये भी अंडरलाइन कर लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी ये वाली बात कि योजना को साथ जोड़ दिया गया। 1978 से 1980 के वित्त वर्ष को 5वीं योजना के साथ जोड़ दिया गया तथा 1979 से लेकर 1980 की योजना को 1 वर्षीय योजना की तरह देखा गया। इसी तरह तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना भी आरंभ नहीं हो सकी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार अधिक तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। इस योजना में 8% विकास दर का संशोधित लक्ष्य रखा गया और साथ ही गरीबी निवारण। ये देखो कि इस योजना को 8% विकास दर का संशोधित लक्ष्य रखा गया और साथ ही गरीबी निवारण की बात की गई। इसमें मतलब प्लानिंग बनाई गई गरीबी निवारण के लिए, बेरोजगारी की कमी के लिए प्लानिंग बनाई गई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्लानिंग बनाई गई और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि निगरानी योजना लक्ष्य भी इसमें रखे गए। तो अनवरत योजना जो हमने ऊपर पढ़ रहे थे कि बनाएगी, इसमें एक चालू योजना को, यानी जैसे अभी जैसे मान लीजिए अपन ने 5 साल की कोई योजना बना ली, अब उस चालू योजना को एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अद्यतन और संपादित कर दिया, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद उसको पूरा कर दिया जाता है। और इसमें चालू योजना के लक्ष्य, अनुमानों, संसाधन आवंटन और योजना की समयावधि को परिवर्तित करने की लोचशीलता को ही क्या कहते हैं, अनवरतता। जैसे मान लीजिए 5 साल की हमने कोई योजना बनाई, समझना बना ली 5 वर्ष की योजना, अभी निश्चित समय हो गया। अब इसका क्या संपादन होने से पहले ही हमने क्या कर दिया, उसमें कुछ और लक्ष्य जोड़ दिए या कुछ और संसाधन जोड़ दिए या कोई और योजना हमने इसमें जोड़ दी। तो इसमें जो हमने लोचशीलता यानी हमने इसमें जो बदलाव लाए या परिवर्तन जो लाए ना उस जो चालू योजना के अंतर्गत, तो उसको कहा जाता है अनवरत योजना। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि अनवरत का हमसे पूछ लेता है कि अनवरत योजना से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि अनवरत योजना का मतलब है कि कोई चालू योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया और संपादित, उसका 5 साल का टारगेट था, लेकिन उससे पहले ही हमने उसमें क्या कर दिया, कुछ और टारगेट्स जोड़ दिए या कुछ और लक्ष्य जोड़ दिए, कुछ और प्लानिंग्स जोड़ दी या कुछ और परिवर्तन उसमें कर दिए, जिसकी वजह से उसको क्या बोला, कौन सी योजना का नाम दे दिया गया, हमने अनवरत योजना नाम दे दिया। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा चलेगा नीति आयोग। ये नीति आयोग का जो नाम था, ये हमारे जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर इसका नाम परिवर्तित किया गया। योजना आयोग से इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग या बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। अभी मैंने जस्ट बताया है कि किनके द्वारा की गई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। ये बात ये इम्पॉर्टेंट है। इससे पिछली बार भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि नीति आयोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष श्री अरविंद
पंगड़िया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होते हैं। नीति आयोग भारत के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालीन नीति और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक, देखो कौन सी संज्ञा दी गई है इसको, थिंक टैंक की। और थिंक का मतलब होता है सोचना, और टैंक का मतलब होता है, जानते ही हो कि टैंक क्या होता है। तो सोचने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है, नीति आयोग। और नीति का मतलब क्या होता है, कानून। नीति का मतलब क्या होता है, कानून। यानी सोचना, विचारना, फिर उसका प्लान बनाना, पूरी रूपरेखा तैयार करना, और फिर किसके सामने प्रस्तुत करना, फिर उसके अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। उनको ये पूरा प्लान समझा देना कि हमने ये प्लान बनाया है, आप इसको देख लीजिए। और फिर जब इसमें जैसे इसमें जो भी अध्यक्ष होता है वो इसको अगर मान लेता है तो फिर इसको क्या किया जाता है, क्रियान्वित, यानी इसको लागू करने की बात की जाती है। आगे समझ में, ठीक है। तो फिर तो इसको किसकी संज्ञा दी गई है, इसको थिंक टैंक की। थिंक टैंक का मतलब सोचना, विचारना, ये काम किसका होता है, नीति आयोग का होता है। अपनी सुधार एजेंडे के तहत भारत सरकार ने योजना आयोग की विस्थापित करके, योजना आयोग का ही नाम मैंने आपको बता दिया था कि योजना आयोग बोलते थे, और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। सभी राज्य राष्ट्रहित में एक साथ कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग एक सर्वश्रेष्ठ मंच था। यानी सभी राज्य, यानी सभी राज्य, कितने राज्य हमारे यहाँ पर 29 राज्य हैं, वो सभी मिलके 28 राज्य हो गए। अब तो 28 राज्य मिलकर के इसके बीच इसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, और एक मंच प्रदान किया गया। सब अपने अपने स्तर पर प्लानिंग्स देंगे सरकार, नीति आयोग को, फिर वो उस पर क्रियान्वित करने का काम करेगी। यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यानी सहकारी मतलब गवर्नमेंट, यानी सबको मिल करके एक गुट में लाना है। यानी संघवाद का मतलब होता है गुट में लाने की बात को बढ़ावा देता है। नीति आयोग की स्थापना के मूल 2 केंद्र हैं, टीम इंडिया। अब इसके ये देख लीजिए कि नीति आयोग की स्थापना के मूल 2 केंद्र हैं, यानी 2 सेंटर हैं। पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान और नवाचार हब। अब टीम इंडिया हब में तो टीम मतलब कि कैसे इंडिया को संगठित करके हमको अलग अलग काम करने हैं, सबको मिला करके काम करने हैं, सभी राज्यों के लिए कार्य करने हैं, सबको एक होकर के काम करने हैं। और ज्ञान और नवाचार का मतलब है जिसमें शिक्षा के लिए बात की जाएगी, और उस ज्ञान यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किया जाए, क्या क्या नए टेक्निक्स लाए जाएँ, तो वो ज्ञान नवाचार कहलाएगा। टीम इंडिया इसमें दिया है, टीम इंडिया हब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। ये मैंने जस्ट बता दिया कि टीम इंडिया का कार्य है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। और ज्ञान और नवाचार हब नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत करता है। और नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है। और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको इसको ये इंपॉर्टेंट भी बताया है, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको ये अच्छी तरह समझना है। कुछ है तो वापस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी जिसे आपको पढ़ना है। थैंक यू।